हेलो एस्पेरेंट्स, विजन आईएएस में आपका स्वागत है। न्यूज़ टुडे के आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे 22 जनवरी की हमारी जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनके बारे में। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें कौन-कौन सी है। आज हमारी 5 मेन न्यूज़ होगी। पहला है कार्नी सिद्धांत के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस में हाल ही में जो बैठक हो रही है वहाँ पे कनाडा के प्रधानमंत्री ने कुछ विचार रखे हैं, तो उसको कार्नी सिद्धांत बोला जा रहा है। तो उनके बारे में बात करेंगे कि वर्तमान जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है उसमें कैसे ये प्रासंगिक हो सकता है। दूसरा हिंद प्रशांत महासागरीय पहल जो कि भारत के द्वारा शुरू किया गया था और एक स्वैच्छिक पहल है, इसमें हाल ही में स्पेन शामिल हुआ, तो इस संगठन के बारे में जाना, इनिशिएटिव के बारे में कि वास्तव में इनिशिएटिव क्या है। थर्ड होगी भारत का पहला निजी भू प्रेषण उपग्रह समूह। हाल ही में भारत के जो इन स्पेस है उसने कुछ निजी कंपनियों के साथ एक साझेदारी करी है ताकि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का जो समूह है, 12 सैटेलाइट का एक समूह होगा, उसको डेवलप किया जा सके और अंतरिक्ष में छोड़ा जा सके। उसमें निजी क्षेत्र की कैसे भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है, इसके बारे में। अगला है मसौदा राष्ट्रीय विद्युत नीति का। एक भारत नेशनल इलेक्ट्रिक पॉलिसी लेके आ रहा है, जो कि 2005 की जो हमारी पॉलिसी है उसको रिप्लेस करेगा। तो उसका एक ड्राफ्ट जारी किया सरकार ने कि इस प्रकार के इसमें प्रावधान रखे हैं। अब ड्राफ्ट मतलब फिर वो पब्लिक के कमेंट के लिए खोल दिया गया है, फिर संसद में आएगा और इस प्रकार की नीति इसमें बनाई जाएगी। एआई तंत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण क्या है? भारत के कल भी हम लोगों ने थोड़ी बात करी थी एआई के बारे में। तो भारत के जो आईटी मंत्री हैं वो भी दावोस गए हैं, वहाँ पे उन्होंने एआई के बारे में कुछ बात करी है। तो भारत का दृष्टिकोण क्या है एआई को लेके, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ-साथ में कुछ शॉर्ट न्यूज़ होगी हमारी जो कि प्रीलिम्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट होती है। अटल पेंशन योजना के को एक्सटेंड कर दिया गया है 2030-31 तक, तो इसके बारे में बात करेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना, इसको 11 साल हो चुके हैं जब ये लागू की गई थी, तो उसके बारे में बात करेंगे, क्या है योजना। भारतीय लघु वित्त विकास बैंक जो कि एमएसएमईज़ जो होते हैं उनको फाइनेंस की सुविधा प्रदान करता है, उसके लिए सरकार ने कुछ 5,000 करोड़ रुपए दिए हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। सी-259 परिवहन विमान है, इसका पहली बार भारत में प्रोडक्शन हो रहा है और सितंबर तक शायद एक पहला विमान बन जाएगा, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वाई-फाई क्या होता है? आप लोग जानते भी होंगे, तो इसके बारे में बात करेंगे वाई-फाई क्या है। लंबाडा जनजाति के बारे में बात करेंगे कि कौन-सी ट्राइब है, इसको एससी में एसटी में शामिल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, उसके बारे में कुछ है और इनकी बेसिक चीज़ें क्या हैं, इनकी भाषा क्या है, परंपरा क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। एक जिला एक उत्पाद, कल भी हम लोगों ने बात किया था, आज भी इसमें कुछ न्यूज़ आई है, तो इसके बारे में बात करेंगे। इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार जो है, हाल ही में दिया गया है, इंदिरा गांधी ट्रस्ट जो होता है मेमोरियल उसके द्वारा, तो उसके बारे में बात करेंगे, किसको दिया गया और किन क्षेत्रों में दिया जाता है। एक हमारे व्यक्तित्व आज न्यूज़ में रास बिहारी बोस, तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनकी क्या भूमिका रही, इसके बारे में बात करेंगे और 2022 में यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था इनके ऊपर ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे डिस्कशन को। पहला हमारा जो मेन न्यूज़ है वो ये कार्नी सिद्धांत। देखिए हाल ही में जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वो काफ़ी सारा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति की वजह से और चीन और अमेरिका के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही है। रूस ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया हुआ है। ऑलमोस्ट 4 साल होने को आए हैं उस लड़ाई को। तो अब जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो कर रहे हैं कि उन्होंने वेनेजुएला में कर लिया, एक संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति जो थे, उनको उठा के ले आया अमेरिका, है ना? सैनिक कार्रवाई के माध्यम से। अब वो बोल रहे हैं कि हमें ग्रीनलैंड भी चाहिए। तो जो वहाँ दावोस की जो बैठक है, वहाँ पे जो कनाडा के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कुछ ऐसी बात रखी कि जो एक जिसको बोला जा रहा है थर्ड पार्ट, तीसरा मार्ग है जिसको बोला जा रहा है कि जो वैश्विक शक्तियाँ हैं, उसमें जो थोड़े कम शक्ति वाले जो देश हैं, जैसे कनाडा, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की कंट्रीज़, वो कैसे आपस में सहयोग कर सकते हैं और नियम आधारित जो व्यवस्था है, उसको बना के रख सकते हैं। तो देखते हैं ये क्या है वास्तव में ना। तो थर्ड पार्ट फ्रेमवर्क की बात करी, तो इसी परिप्रेक्ष्य में लाया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया कनाडा के प्रधानमंत्री ने इसको प्रस्तुत किया है। तो क्या है थर्ड पार्ट या फिर कार्नी सिद्धांत वास्तव में क्या बोलता है? तो पहला ये बोलता है कि मूल्य आधारित यथार्थवाद। मुख्य रूप से ये बोल रहा है कि ऐसा यथार्थवाद हो, अभी तक देखिए मूल्य आधारित विश्व व्यवस्था की बात करी जाती थी, परंतु हो ये रहा कि मूल्य आधारित विश्व व्यवस्था है, वो पहले भी एक सूडो रूप में ही चल रही थी। जो शक्तिशाली देश हुआ करते थे, वो कोई नियम कानून को नहीं माना करते थे। जनरली जो नियम कानून हुआ करते थे, वो मध्यम शक्ति वाले देशों के पास या फिर जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उनको मानने पड़ते थे। तो देखिए ऐसा मूल्य आधारित यथार्थवाद हो जिसको लोग मानें। अगला, वर्चस्ववादी शक्तियाँ जो है, उनके खिलाफ मध्यम शक्तियाँ जो है वो सहयोग करें। अगर कोई बड़ी पावर है, अगर उसको 4-5 जो मध्यम शक्ति वाले देश हो मिलकर अगर रोकना चाहेंगे, तो रोक सकते हैं, उनके खिलाफ सहयोग करें। और परिवर्तनशील ज्यामिति ये क्या है वास्तव में, इसको देखते हैं आगे कि क्या टर्म भी यहाँ पे एक्सप्लेन करिए। तो वैल्यू बेस्ड रियलिज्म की क्या बात कर रहे हैं? ऐसा रियलिज्म
जो राष्ट्रों की संप्रभुता पे आधारित हो और क्षेत्रीय अखंडता पे आधारित हो और मानवाधिकार जैसे मूल्य जो होते हैं, उनकी रक्षा करें। अभी जो देश है, अभी जो विश्व युद्ध के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो विश्व व्यवस्था बनाई गई थी, उसमें भी वैल्यू बेस्ड चीज़ों की बात करी गई थी। परंतु कहीं न कहीं जो वर्चस्वशाली जो देश होते हैं, वो छोटे देशों को डरा-धमका के उनकी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और मानवाधिकारों का हनन किया करते। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसे सिद्धांतों की रक्षा करनी है हमें, साथ ही ये प्रगति की अलग-अलग राष्ट्रीय हितों और साझेदारियों के बीच मूल्यों के अंतर को भी स्वीकार करते। मतलब वैल्यू बेस्ड रियलिज्म एक जो बात हो रही है कि क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता एंड मानवाधिकार जैसे सिद्धांत तो मानने ही है, साथ-साथ में हर देश की अलग-अलग क्षमता होती है, हर देश के पास अलग-अलग पावर होती है, उनका विकास का स्तर अलग-अलग होता है, ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे देश शक्तिशाली हो सकते हैं, सारे देशों का विकास का स्तर एक प्रकार का होता है, सारे देश तकनीकी रूप से सक्षम हो सकते हैं, है ना? तो ये सिद्धांत ये बताता है कि घरेलू शक्ति का निर्माण भी किया जाए, साथ-साथ में जो वैल्यू बेस्ड रियलिज्म, वैल्यू बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर भी चले, ठीक है? अगला बात करते हैं वेरिएबल ज्योमेट्री जिसकी हम लोग बात करते हैं परिवर्तनशील ज्यामिति, ये क्या है? तो इसमें मूल्यों और हितों पर के आधार पर अलग-अलग मुद्दों के लिए भिन्न-भिन्न गठबंधन बनाना। मतलब अगर 5 देशों का जो हित है, वो एक साथ आ रहा है, तो वो गठबंधन बना के अपने हितों को साधें। तो वेरिएबल ज्योमेट्री मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि मुझे इस ग्रुप के साथ रहना ही है। अगर 5 या 10 अलग-अलग देशों को लग रहा है कि हमारा हित जो है, वो हम आपस में अगर समझौता कर लेंगे, सहयोग कर लेंगे विकास के लिए या फिर किसी भी मुद्दे के लिए, तो हमारा हित सध सकता है, तो गठबंधन बनाना शामिल हो सकता है। जैसे कि कुछ एग्ज़ाम्पल भी दिए, शेंगेन क्षेत्र जो है यूरोप में, जहाँ पर कुछ देश जो है, अगर आपने एक देश का वीज़ा ले लिया, तो फिर आप बाकी देशों में बिना उसके ट्रैवल कर सकते हैं, आपको अलग-अलग देशों का वीज़ा नहीं लेना पड़ता। तो उन देशों के लिए लाभकारी है कि पर्यटन को उनके बढ़ावा मिलता है और लोगों की आवाजाही ज़्यादा होती है ना? G7 समूह एक शक्तिशाली जो अमीर कंट्रीज़ थे उनका समूह था। उन्होंने भी अपने हितों के हिसाब से बनाए हुए हैं। क्वाड जिसमें भारत भी शामिल है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। तो उन्होंने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामकता को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसको लेके क्वाड बनाया गया था। तो जहाँ हित सत्य है, वहाँ आपको करना है वेरिएबल ज्योमेट्री के हिसाब से काम करना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक ग्रुप के साथ रहो। जैसे भारत ब्रिक्स में भी है, भारत एससीओ में भी है, भारत क्वाड में भी है, भारत अपने हितों के हिसाब से विभिन्न ग्रुपों में शामिल हुआ पड़ा है। तो थर्ड पार्ट फ्रेमवर्क अन्य मध्यम शक्तियों विशेष रूप से भारत के लिए बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। भारत अभी सुपर पावर नहीं है। हम मिलिट्री के अगर स्तर पे बात करें तो ग्लोबल फायर पावर एक रिपोर्ट आती है, उसमें हम चौथे नंबर पे। इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो हम परचेजिंग पावर का जो पर कैपिटा के हिसाब से होता है, परचेजिंग पावर कैपेसिटी के हिसाब से उसमें थर्ड स्थान पर है और वैसे देखा जाए तो भारत चौथे या पाँचवें स्थान पे, शायद एक आध स्थान में ऊपर-नीचे कर रहा हूँ। तो भारत अभी पूरी तरह से शक्तिशाली देश नहीं है। तो भारत को अपने हितों के हिसाब से कहीं न कहीं ये मध्यम शक्तियों के बीच में सहयोग होना चाहिए और थर्ड पाथ का जो फ्रेमवर्क है, वो काफ़ी लाभदायक होगा। क्योंकि देखिए ऊपरी स्तर जो होता है शक्तिशाली देश तो कुछ ही हो सकते हैं, सारे तो नहीं हो सकते। अभी अमेरिका है, चीन का उभार हो रहा है, रूस एक सैन्य शक्ति के मामले में बड़ा देश है, परंतु रूस जो है वो आर्थिक शक्ति के मामले में बड़ा देश नहीं है। आगे बात करते क्या है? तो अगर ये मध्यम शक्तियाँ जो है अगर इनके बीच में सहयोग होगा तो क्या क्या महत्व क्या है इसका? तो देखिए मध्यस्थता और गठबंधन का निर्माण होगा। मतलब लघु जो देश होंगे, छोटे जो देश है या फिर जो कम शक्तिशाली देश है, प्रमुख शक्तियों के बीच संघर्ष अगर होगा, तो उनको नुकसान नहीं होगा। जैसे कि अभी एक बात चल रही है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो टैरिफ लगा रहे हैं, भारत के साथ तो व्यापार समझौता अभी तक नहीं हो पाया है। अब वो ग्रीनलैंड के मुद्दे पर खेल उन्होंने उनके स्टेटमेंट हर दिन डेली चेंज होते हैं। वापस से उन्होंने मना कर दिया कि मैं अभी टैरिफ नहीं लगाने वाला हूँ, 10 देशों के ऊपर जो लगाने वाले थे, जो कि ग्रीनलैंड को समर्थन कर रहे थे, है ना? तो अगर प्रमुख शक्तियाँ संघर्ष में उलझी हुई है, तो आप अपने ग्रुप के हिसाब से समझौता कर लो। जैसे कि अब भारत और ईयू जो है यूरोपियन यूनियन, इनके बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो समझौता है वो काफ़ी सालों से अटका हुआ था। परंतु वर्तमान में वैश्विक परिस्थितियाँ इस प्रकार की बन गई कि ईयू का भी एक बड़ा मार्केट जो है वो अमेरिका में है। तो ईयू अभी टारगेट कर रहा है कि हम अमेरिका को ना बेच के भारत को बेच सकते हैं। भारत भी ये सोच रहा है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति हमें टैरिफ में छूट नहीं दे रहे हैं, तो हम ईयू एक बड़ा मार्केट है अपने आप में, यूरोपियन यूनियन जिसमें 27-28 देश शामिल है। तो वहाँ पे निर्यात कर सकते हैं। तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे वार्ता बहुत ज़्यादा जल्दी चल रही है अब। ईयू के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला है कि मैं दावोस की मीटिंग के बाद नेक्स्ट वीक जो भारत विज़िट करूँगी और भारत के साथ एफटीए करेंगे और उसको बोला जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील।
मतलब जितनी भी डील होगी उन सबकी माँ एक तरह से ना। तो कहीं न कहीं ये है कि अगर प्रमुख शक्तियों के बीच में संघर्ष होगा, तो ये लाभदायक होगा लघु देशों के लिए। अगला क्या है? बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना और बनाए रखना। वर्तमान में जो नियम आधारित अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था नहीं वैश्विक व्यवस्था जो है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद थोड़ी बिगड़ सी गई एक तरह से, तो ये बोला कि नियम आधारित सहयोग को मजबूत करना, कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियम हो, कुछ सहयोग हो, उसको प्राप्त किया जाए, है ना? और संयुक्त राष्ट्र हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, डब्ल्यूएचओ जैसी संस्थाएं हैं, इनमें सुधार किया जाए और इनको मजबूत बनाया जाए। देखिए डब्ल्यूएचओ अगर होगा तो विभिन्न जो देश है, एक अगर कोई महामारी आती है, कोई बीमारी आती है, तो उसमें बेहतर तरीके से सहयोग कर पाएंगे। परंतु अगर ये विश्व आधारित नियम आधारित व्यवस्था नहीं रहेंगी, तो सहयोग नहीं कर पाएंगे। तो नियम आधारित व्यवस्था जो है वैश्विक व्यवस्था है और बहुपक्षवाद मल्टीलेटरलिज्म यानी कि सभी देश जो है उनको विकास का मौका मिले, तो उसको पुनर्जीवित करने के लिए ये मध्यम शक्तियों के बीच सहयोग है महत्व हो सकता है। महाशक्तियों की प्रतिद्वंदता को कम करना। अब अब जैसे कि भारत और ईयू जो हो गया, अगर समझौता कर रहे हैं, अब भारत ईयू के साथ भी है, भारत एससीओ में भी है, भारत ब्रिक्स में भी है, भारत क्वाड में भी है। तो अगर जो बड़ी शक्तियां हैं अगर वो प्रतिस्पर्धा करती है, तो कहीं न कहीं ये होगा कि जो वैसा देश रहेगा जो सबके साथ एक तरह से रिलेशन बना के रखा है, तो प्रतिस्पर्धा को कम करने में भी अपनी आपकी भूमिका निभा सकता है। जैसे कि कतर जो है, उसको माना जाता है कि वो मीडिएशन के लिए बहुत अच्छा देश है। जितने भी अगर मध्य पूर्व में जितने भी संघर्ष होते हैं, तो कतर में, दोहा में जनरली मीटिंग होती है। तो जो ये देश होंगे, मध्यम शक्तियाँ, ये प्रतिस्पर्धा को कम करने की यानी 2 शक्तियों के बीच में टेंशन को कम करने में अपनी आपकी भूमिका निभा सकती हैं। और क्या हो सकता है? संप्रभुता है, उसकी रक्षा हो सकती है। रणनीतिक स्वायत्तता लोग बना सकते हैं। अभी रणनीतिक स्वायत्तता भारत के ऊपर हमला किया जा रहा है इस बात का कि भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है, इसलिए अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया हुआ है। तो भारत हमेशा बात करता है कि हम स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी जो है उसके हिसाब से काम करेंगे। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी 140 करोड़ जो लोग हैं उनको देख के काम करेंगे। हम किसी के बहकावे में नहीं आएँगे। हमें जहाँ से सस्ता ऑयल मिलेगा धीरे-धीरे हम वहाँ से लेंगे। और वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, महामारियाँ जैसे कोविड आया था 2020 में, साइबर खतरे जैसे वैश्विक चुनौतियाँ हैं, इनका समाधान अगर प्रस्तुत करना है तो मध्यम शक्तियाँ जो मिलकर वो कर सकती हैं। अब मध्यम शक्तियाँ वास्तव में क्या है? तो देखिए ग्रेट पावर्स जो बड़ी पावर जनरली उन देशों को बोला जाता है, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स जैसे कि 5 मेंबर्स हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। परंतु अमेरिका सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है इनमें, है ना? तो ये विश्व स्तर पर आर्थिक स्तर पे हो गया, राजनीतिक स्तर पे हो गया, सैन्य प्रभुत्व ये देश रखते हैं। अब मिडिल पावर्स या मध्यम शक्तियाँ क्या है? ये वो देश है जो महाशक्तियों के नीचे आते हैं, इनसे जस्ट नीचे। वे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर हावी नहीं होते, हावी नहीं हो सकते। भारत चाहे तो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पे हावी नहीं हो सकता। परंतु इनके पास एक महत्वपूर्ण राजनीतिक यानी डिप्लोमैटिक, आर्थिक, तकनीक और वैचारिक प्रभाव होता है इनका ना। तो जैसे कि कुछ उदाहरण है भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, यूरोपियन संघ के कुछ देश। ये जो देश है, ये मिडिल पावर्स में आते हैं। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, द हिंदू में इसका आर्टिकल आया था और काफ़ी अच्छा है। आने वाले टाइम में अगर इसमें कुछ और जुड़ता है तो थोड़ा नज़र बना के रखिएगा। अब हिंद महासागर पहल के बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे न्यूज़ मैंने आपको बताया कि स्पेन जो है, हाल ही में हिंद महासागरीय पहल इनिशिएटिव जो है, हिंद प्रशांत महासागर पहल जो है उसमें शामिल हुआ, इंडो पैसिफिक। तो क्या है ये इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव? तो ये गैर संधि आधारित मतलब स्वैच्छिक रूप से देश इसमें शामिल हो सकते हैं और ये देश जो जितने भी इसमें शामिल होते हैं ये पैरवी करते हैं कि एक स्वतंत्र, खुला हिंद प्रशांत हो और वहाँ पे जो भी व्यवस्था चल रही हो, वो नियम आधारित चल रही हो। ऐसा नहीं कि किसी देश की संप्रभुता वहाँ पे हो या कोई जो देश है, वो उस पे कब्जा करके बैठा हो, विस्तारवादी नीति एक प्रकार का हो। तो उसके लिए सहयोग को बढ़ावा देना, स्वतंत्र, खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र हो और वहाँ पे नियम आधारित व्यवस्था हो। हिंद प्रशांत क्षेत्र मतलब हिंद और प्रशांत महासागर दोनों के जो कन्वर्जेंस में जो भी देश आते हैं, उसमें जनरली शामिल होते हैं। ये मुख्य रूप से व्यापारिक मार्ग, मलक्का जल डमरू द्वारा जुड़ा हुआ मतलब देखिए हिंद प्रशांत वाला जो क्षेत्र है ये महत्वपूर्ण चैनल है व्यापार का ना। जैसे यहाँ पे दिया भी है कि विश्व की आधी से अधिक आबादी जो है इस क्षेत्र में निवास करती है। साथ-साथ में वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 2/3 जो है वो योगदान यहाँ से होता है। तो एक बड़ा क्षेत्र है और वहाँ पर नियम आधारित काम होना चाहिए। जैसे कि अगर समुद्री मार्ग से व्यापार हो रहा है, तो देश नियमों के हिसाब से काम करे। ऐसा नहीं कि किसी देश के पास से कोई जहाज गुज़र रहा है वो उसके ऊपर कब्जा कर ले एक तरह से ना। तो और क्या है? इसकी उत्पत्ति की अगर बात करें तो 2019 में भारत ने इसे शुरू किया था बैंकॉक में उस टाइम पे जब पूर्वी एशिया का शिखर सम्मेलन हो रहा था, तो भारत ने उसको वहाँ पे प्रस्तुत किया था कि हम ऐसा कर सकते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक नियम आधारित व्यवस्था बनाएँ ताकि खुला और
स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र हो। तो इसकी पृष्ठभूमि ये थी कि 2015 में भारत ने एक सागर मिशन शुरू किया था कि जो देश है हिंद महासागर के आसपास के, उनमें एक सुरक्षित स्थिर समुद्री क्षेत्र के लिए सहयोग करना, क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और सभी के लिए विकास। मतलब भारत का कॉन्सेप्ट था कि हिंद महासागर क्षेत्र में, देखिए भारत की एक कमांडिंग स्थिति है ना, और पूरे हिंद महासागर क्षेत्र का नाम अगर देखा जाए तो भारत के नाम पे ही जनरली रखा गया है उसको। तो उस क्षेत्र में भारत ने बोला था कि आसपास के जो देश है वहां पर हम सभी के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, सब लोग मिलकर, और सभी की उन्नति हो एक साथ। तो उस सागर मिशन का ही एक तरह से भारत ने एक्सटेंशन किया 2019 में कि अब इसको पैसिफिक जो देश है वो भी शामिल इसमें हो जाए, है ना। अब 7 स्तंभ है जिनमें ये सहयोग करते हैं देश, जो भी इस पहल में शामिल होता है। समुद्र की सुरक्षा हो, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी सुरक्षा, क्षमता निर्माण कैपेसिटी बिल्डिंग करना, संसाधन साझाकरण, जो संसाधन है वो साझा करें आपस में, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, हिंद महासागर क्षेत्र में बहुत सारे तूफान आते रहते है ना, सुनामी आती रहती है, और क्या बोलते हैं इसको, चक्रवात आते रहते हैं, उनके लिए आपदा जोखिम का न्यूनीकरण हो और प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, इत्यादि क्षेत्रों में सहयोग करते हिंद महासागर, हिंद प्रशांत महासागर पहल के देश, है ना। तो और महत्व क्या है इसका, ज़्यादा इसमें आया नहीं है। तो चीन की आक्रामकता से निपटना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो भारत और वियतनाम ने 2020 में सहयोग किया था कि चीन, देखिए चीन के उधर देशों के साथ ना काफ़ी सारे द्वीप समूह को लेके विवाद होता था। थाईलैंड के साथ भी है, वियतनाम के साथ भी, स्पार्टलेक द्वीप समूह है उसको लेके। तो हिंद महासागर क्षेत्र, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता जो बढ़ रही है, उससे निपटने के लिए भी भारत ने कि ये हिंद प्रशांत का जो क्षेत्र है वो कहीं न कहीं खुला हो, सुरक्षित हो, स्वतंत्र हो और नियम आधारित वहाँ पे काम हो। अन्य वैश्विक पहलों के साथ अभिसरण, मतलब बहुत और भी जो पहले चल रही है उनके साथ एक तरह से कन्वर्जेंस होता है उनके उद्देश्यों को और उसके उद्देश्यों को, जैसे कि ऑस्ट्रिया भारत हिंद महासागर पहल साझेदारी, भारत और ऑस्ट्रेलिया भी हिंद महासागर क्षेत्र में अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक तरह से साझेदारी करी हुई है, तो उसके साथ भी इसका कन्वर्जेंस होता है। हिंद प्रशांत के लिए आसियान का जो दृष्टिकोण है, आसियान के जो देश है दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश है, तो उनके साथ भी इसके जो उद्देश्य है उनका कन्वर्जेंस होता है। समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क, उसके साथ भी इसका कन्वर्जेंस होता है। तो बाकी जो पहले चल रही हिंद प्रशांत क्षेत्र में उनके साथ कन्वर्जेंस होता है हिंद प्रशांत महासागर पहल जो चल रही है भारत के नेतृत्व में उसका, ठीक है। तो शॉर्ट न्यूज था, ज्यादा इसमें वो नहीं था। अब ये न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि भारत का पहला निजी भू प्रेषण उपग्रह समूह, यानी कि एक भू प्रेषण मतलब अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स होती हैं जो अर्थ के आसपास फोटो लेने का या कोई संसाधन को देखने का काम करती है ना, कृषि के जैसे कितनी उपज होने वाली है, क्या होने वाली है, अगर कहीं रोड कंस्ट्रक्शन करना है तो किस प्रकार से सैटेलाइट इमेजेस आ सकती है उसमें ना। तो पिक्सल के नेतृत्व वाला एक समूह था, उसके साथ समझौता किया गया है कि वो जो उपग्रह समूह होंगे 12, उनके डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए इन स्पेस जो भारत का एक संगठन है उसके साथ समझौता हुआ, पिक्सल ग्रुप का जो निजी है ना। तो क्या क्या है इसमें अब पिक्सल ग्रुप का जो ग्रुप है पूरा का पूरा, इसमें 3 कंपनियां शामिल है, जैसे कि पियर साइट स्पेस एक हो गया, सेट श्योर एनालिटिक्स इंडिया एक दूसरी ये शामिल होगी, ध्रुव स्पेस, ये 3 इसमें शामिल है पिक्सल का, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, पिक्सल का ग्रुप कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस जो है, इसको बनाया गया था कि भारत में जो निजी क्षेत्र की भागीदारी कैसे अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ाई जा सकती है उसको लेके, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र पूरा ये काम नहीं कर सकता अंतरिक्ष क्षेत्र का। अमेरिका में देखेंगे तो एलन मस्क की जो कंपनी है वो काफी आगे है इसमें, तो ऐसे ही हम सोच रहे हैं कि भारत में भी अंतरिक्ष जो क्षेत्र है उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जाए। तो इन स्पेस एक नोडल एजेंसी बनाई गई थी कि निजी क्षेत्र की भागीदारी आप बढ़ाओ। तो अब उन्होंने ये समझौता किया है कि 12 उपग्रह हम लोग जो भेजने वाले हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, उसमें पिक्सल ग्रुप के नेतृत्व में समझौता किया गया है उनको डिजाइन करने का, बनाने का और उनका संचालन करने का। अब भू प्रेषण उपग्रह समूह परियोजना जो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, देखिए पीपीपी मॉडल पर डेवलप किया जाएगा, ये तो हो गया। इसकी उपग्रहों की स्थापना से लेकर जो इमेजेस जो उपग्रह भेज रहे हैं उनकी एनालिसिस तक निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों इसमें शामिल रहेंगे। इस समूह में 12 उपग्रह शामिल है और ये उच्च रिजोल्यूशन ऑप्टिकल उसमें होंगे, मल्टी स्पेक्ट्रल होंगे, सिंथेटिक अपर्चर रेडार्स होंगे, ये टेक्नोलॉजी इसमें खास आपको ध्यान देना है। हाई स्पेक्ट्रल इमेजिंग की सुविधा प्रदान करेंगे, है ना। अब परियोजना का व्यय कितना, 5 वर्षों की अवधि के लिए लगभग 1200 करोड़ का निवेश इसमें पूरा लगेगा। और रणनीतिक बदलाव क्या है कि भारत
राष्ट्रीय भू प्रेषण अवसंरचना निर्माण में सरकार के साथ-साथ मतलब वही निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही है। हम बस इतना सा बात कहना चाह रहे हैं कि निजी क्षेत्र की भागीदारी हमारे देश में बढ़ रही है। तो अगर ऐसा आता है आपको मेंस में कि भारत में जो निजी क्षेत्र की भागीदारी कर रही है, उसकी सरकार क्या प्रयास कर रही है? तो इस समझौते को आप लिख सकते हो कि हाल ही में ऐसा समझौता किया गया है। अब ये जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट होते हैं, ये क्या होते हैं? देखिए, ये उपग्रह होते हैं जो ऑप्टिकल्स, मल्टीस्पेक्ट्रल, हाइपर स्पेक्ट्रल रडार सेंसर्स का उपयोग करते हैं। पृथ्वी की सतह हो गया, महासागर हो गया, वायुमंडल की निगरानी और डाटा एकत्रित करते हैं। प्रमुख उपयोग क्या है? कृषि को देखने के लिए, आपदा प्रबंधन में काम आ सकते हैं, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए, कोई नदी सूख रही है, वर्तमान में जो मौसम है उसकी स्थिति क्या है, इस प्रकार की। शहरी नियोजन में काम आ सकते हैं, जल संसाधन प्रबंधन में और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी काम आ सकते हैं कि वो दुश्मन देश जो आसपास के देश है वहाँ की लोकेशन बता सकते हैं अगर कुछ चेंज हो रहा है वहाँ की अवसंरचना में। तो रणनीतिक महत्व क्या है कि ये पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण। अब सरकार को अगर पता लगेगा कि हाँ, कोई जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया यहाँ पे नज़र आ रहा है आपदा प्रबंधन के लिए, तो साक्ष्य आधारित नीति निर्माण हो सकेगा। अगर बेहतर जितना बेहतर डाटा होगा, उतनी बेहतर नीति का निर्माण हो सकेगा। भारत के प्रमुख भू प्रेषण उपग्रह, इससे पहले हमने कौन-कौन से भेजे हैं? जैसे कि हाइसिस करके, कार्टोसैट, है ना? आरआईसैट 2B, ईओएस 7। तो ईओएस तो इसका नाम ही पूरा ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 7। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए हम पूरा ये कर रहे हैं और निजी क्षेत्र के साथ इनस्पेस ने पिक्सेल ग्रुप के साथ समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट राष्ट्रीय विद्युत नीति। देखिए, अभी ड्राफ्ट है, आप मेनली जब इस पूरा नीति बन जाए तो ज़्यादा प्रावधान ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब नीति बन जाती है तभी उसके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ड्राफ्ट है, अभी इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। तो ये जो वर्तमान में हमारी जो 2005 की राष्ट्रीय विद्युत नीति है उसको चेंज करेगा, है ना? और हम ये बात कर रहे हैं कि देखिए, देश को विकसित बनाना है 2047 तक, तो पर व्यक्ति जो देश में विद्युत का उपभोग है वो धीरे-धीरे बढ़ने वाला है। तो वो यही बात करता है कि 2030 तक प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग जो है वो 2000 किलोवाट पर आवर और 2047 तक 4000 किलोवाट आवर अधिक करने का लक्ष्य रखा गया। मतलब इतना हमारे नागरिकों के पास होना चाहिए। मतलब हमें कहीं न कहीं विद्युत का उत्पादन भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा और भंडारण क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी। तो नीति के प्रावधान क्या है, उस पे एक नज़र डाल लेते हैं। बाकी तो जब फाइनल नीति बनेगी तब आप देखिएगा। सूचकांक आधारित वार्षिक संशोधन, ये क्या है? मतलब देखिए, विद्युत की जो दरें होती है, जनरली बढ़ती नहीं है, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा। तो एक सूचकांक बनाया जाएगा, उसके आधार पर हर साल जो शुल्क होता है विद्युत का, उसको अपडेट किया जाएगा। ये नीति में बोला गया है। अगला है साइबर सुरक्षा। जो नेशनल ग्रिड्स होते हैं, जहाँ पर विद्युत होते हैं, वहाँ पे बहुत सी बार साइबर आक्रमण हो जाता है और पूरे ग्रिड, अभी आपने कभी-कभी न्यूज़ में सुना होगा ऐसा ना कि ग्रिड की वजह से पूरी बिजली फेल हो गई। तो साइबर अटैक की वजह से ऐसा हो सकता है कि पूरे राष्ट्र की बिजली बंद हो जाए। अभी जैसे कि एग्जाम्पल है कि वेनेजुएला में जब वहाँ के राष्ट्रपति को उठा गया, तो अमेरिका ने साइबर हमला करके पहले ही जो उसकी राजधानी है काराकस, उसकी पूरी बिजली बंद कर दी थी, ताकि ऑपरेशन वो बेहतर तरीके से कर सके। तो यही है कि साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को मजबूत किया जाए ताकि जो विद्युत ग्रिड से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वितरण प्रणालियाँ परिचालक डीओएसओ की स्थापना। मतलब देखिए, इसका अर्थ ये है, इसको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि हमें इंटर कोऑर्डिनेशन बनाना है कि नवीनीकरण ऊर्जा जो है उसको स्टोर करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो ग्रिड है उन पे चलाने के लिए साथ-साथ में भंडारण क्षमता बढ़ानी पड़ेगी और वाहन से ग्रिड, ये इसमें एक बड़ा सही चीज़ है। मतलब इसमें ये बात की गई कि जैसे बैटरियों को इस प्रकार से सक्षम बनाना है और हमें इस प्रकार से चीज़ें आगे करनी है कि बैटरी जो जैसे कोई कार है जिसमें कोई बैटरी लगी हुई है, जिसमें ऊर्जा संरक्षित की गई है, तो अगर लाइट चली जाती है तो उस कार वाहन के माध्यम से ग्रिड को बिजली दी जा सके। ये एकीकरण को बढ़ावा देना है ना। नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और भंडारण, वर्तमान में जो हम लोग बात कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी के थ्रू हम लोग सोलर एनर्जी डेवलप करेंगे, तो धीरे-धीरे यही बात हो रही है कि अब सोलर एनर्जी जितनी डेवलप होगी उसको भंडारण करके भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये बोला कि बाज़ार आधारित उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, साथ ही उभरती हुई बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ जो हैं, उसमें उपभोग को बढ़ावा देना है, उनमें निवेश करना, ताकि जो सोलर एनर्जी या फिर नवीनीकरणीय ऊर्जा जो डेवलप हो रही है, उसको भंडारण करके रखा जा सके और वो बैटरियों में संरक्षित होती है। तो बैटरियाँ इस प्रकार की डेवलप करनी है या फिर उपलब्धता के आधार पर उनको उपलब्ध कराना है। तो ये कुछ प्रावधान है। बाकी ये तो फिर प्रावधान मैं आपको बता रहा हूँ कि नीति जब फाइनल बन जाए तब देखिएगा थोड़े ना। नीति की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी है? तो देखिए, विद्युत उत्तरण कंपनियाँ जो हैं हमारी, आपने देखा होगा डिस्कॉम्स जो हैं, जितने भी स्टेट्स के डिस्कॉम होते हैं, वो घाटे में चल रहे होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि
शुल्क जो है वो सालाना स्तर पर ऊपर-नीचे बढ़ाया जाए उसको, ताकि विद्युत वितरण कंपनियाँ जो हैं, उनका घाटा कम हो और कर्ज से उनको मुक्ति मिले। क्योंकि अगर कर्ज उनके पास ज़्यादा रहेगा, तो वो नई टेक्नोलॉजी में निवेश नहीं कर पाते हैं और साथ-साथ में उपभोक्ताओं को बेहतर तरीके से बिजली भी प्रदान नहीं कर पाते हैं। लागत प्रतिबंधित शुल्क, मतलब यही है कि अगर लागतों की भरपाई नहीं होगी, जो जितनी कॉस्ट आ रही है विद्युत उत्पादन करने में और उसको ट्रांसमिशन करने में, ट्रांसमिशन लाइन बिछाने में, अगर वो लागत नहीं निकल पाएगी, तो कहीं न कहीं अक्षमताएँ होंगी। फिर विद्युत चोरी जैसी घटनाएँ होंगी, स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे, तो जो लागत है उसको वसूल करना है जितनी आ रही है विद्युत प्रोडक्शन में और उसके डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना। औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए वो किस प्रकार से? देखिए, अभी हमारे देश में ऐसा है कि हम किसानों को जनरली कम पैसे में बिजली देते हैं, फ्री भी मिलती है कुछ जगह पे और उसका क्रॉस सब्सिडाइजेशन होता है और उद्योग जो क्षेत्र है उससे ज़्यादा पैसे वसूल किए जाते हैं। तो इससे हमारे जो उद्योग क्षेत्र है उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ जाती है क्योंकि उनकी लागत ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि आपने एक बात सुना होगा कि हमारे जो रेलवे में पैसेंजर जो ट्रेन होती है उसका किराया कम होता है और अधिकतर जो रेलवे का जो रेवेन्यू आता है, वो आपका आता है रेलवे के माध्यम से जो माल ढुलाई होती है उससे और उसमें क्रॉस सब्सिडाइज़ेशन वहाँ पे भी होता है। तो हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि उसकी लागत को कम रखा जाए और लागत को कम करने का तरीका यही है कि जो बाकी जो उपभोक्ता हैं बिजली के, उनसे भी पैसा वसूल किया जाए ताकि औद्योगिक क्षेत्र जो है, उसको समान दरों पे एटलीस्ट बिजली मिल सके अगर सस्ती नहीं मिल रही है तो ना। तो ये क्रॉस सब्सिडी को यहाँ पे समझाया हुआ है, ये वही बात है ना? एक ऐसी मूल्य निर्धारण रणनीति जिसके तहत उपभोक्ता के एक समूह से अधिक शुल्क वसूल करते हैं और दूसरे समूह को सस्ती दरों पर बिजली प्रदान करते हैं, जैसे कि रेलवे में होता है और विद्युत क्षेत्र में भी ऐसा होता है। ओके, अब कुछ डाटा दिए हुआ कि हमारे जो विद्युत क्षेत्र है उसकी उपलब्धियां क्या है। तो देखिए, सार्वभौमिक विद्युतीकरण मतलब हमारे देश में जितने भी घर हैं उनका 2021 में सबको कनेक्शन दे दिया है, ऐसा भारत सरकार का मानना है ना? आपको कुछ दिखता होगा ऐसा कि नहीं हुआ है, तो बात अलग है, परंतु भारत सरकार के स्तर पर 2021 में जो उनकी डेफिनेशन है उस हिसाब से विद्युत का एक तरह से सार्वभौमिकरण हो चुका है। एकीकृत राष्ट्रीय ग्रिड हमने बना लिया है कि पहले क्या होता था कि राज्य जो है एक तरह से बीच में उनके निर्बाध विद्युत का ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। तो एक राष्ट्रीय ग्रिड बना लिया कि एक राज्य से दूसरे राज्य में बिजली जो है वो निर्बाध तरीके से ट्रांसमिशन उसका किया जा सके। प्रति व्यक्ति उपभोग में वृद्धि 2024-25 के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 1460 किलोवाट पर आवर जो है उपभोक्ताओं को बिजली मिल रही है प्रति व्यक्ति हमारे देश में और इसी को हम बात करें कि 2030-31 तक बढ़ा के ले जाया जाए कितना 2000 हाँ 2000 और 2047 तक इसको बढ़ा के लेके जाए 4000 किलोवाट पर आवर। ठीक है, तो ये थोड़े से आंकड़े। अब हमारी 5वीं न्यूज़ है, एआई तंत्र के प्रति भारत का क्या दृष्टिकोण है? तो देखिए, हाल ही में हमारे मंत्री जो है, आईटी मंत्री अश्विनी जी, जो वो गए हैं वहाँ पे, उन्होंने बोला कि 5 लेयर्स वाला जो मॉडल है, वो एआई से बना हुआ है, मतलब एआई जो 5 लेयर वाले मॉडल से बना हुआ है। तो इस न्यूज़ में बस मेनली यही कि भारत का क्या दृष्टिकोण है एआई को लेके वो। तो 5 लेयर उन्होंने कौन-कौन से बताए? एप्लीकेशन लेयर, मॉडल लेयर, सेमीकंडक्टर चिप लेयर और अवसंरचना लेयर और ऊर्जा लेयर। तो इन पाँचों लेयर के बारे में हम लोग बात करते हैं कि पाँचों लेयर वास्तव में क्या है। तो भारत की रणनीति क्या है पाँचों लेयर को लेके? एप्लीकेशन उपयोग लेयर। देखिए, माना गया कि इस पर ये जो लेयर है एआई की, इस पे जो निवेश करता है उसको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। जैसे कि उद्यमों जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें एआई का इनकलकेशन हो रहा है, एआई को शामिल किया जा रहा है। लोक सेवाएँ जो है, जो सरकार हमें प्रदान करती है, उसमें एआई की बात करी जा रही है। इवन ये बात हो रही है कि अब जो हमारी संसद है, उसकी जो कार्रवाई है वो रियल टाइम में एआई के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया जा सकेगा, है ना? तो एआई का उपभोग यहाँ पे एप्लीकेशन उपयोग लेयर में कुछ एग्जांपल भी, जैसे किसान ई मित्र, किसानों की मदद के लिए एआई चैटबॉट्स होते हैं, है ना? भाषणीय होता है, डिजिटल सेवाओं तक पहुँच के लिए 35 प्लस भाषाओं में एआई आधारित अनुवाद किया गया है ताकि जो सेवाएँ हैं वो लोगों तक पहुँचे। देखिए, अगर कोई सेवा है, सरकार ने कोई योजना शुरू करी है और अगर लोगों को पता ही नहीं है उनकी भाषा में कि वास्तव में इस योजना के लाभ हमें क्या-क्या मिलने वाले हैं, तो कैसे उपयोग कर पाएँ? तो उसका रियल टाइम में ट्रांसलेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बोला कि इस लेयर में सबसे ज़्यादा निवेश पर सबसे अधिक प्रतिलाभ देती है, यानी कि लाभ देती है। अब मॉडल्स लेयर क्या है? अब भारत की कल हमने ये न्यूज़ बात करी थी कि हमारे वही मंत्री ने बोला है कि स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो विशाल मॉडल की बजाय, जैसे कि चैट जीपीटी और जेमिनी जो यूज़ करते हैं, उसकी जगह छोटे-छोटे मॉडल्स यूज़ करने चाहिए, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स। तो भारत लगभग 12 केंद्रित एआई मॉडल्स विकसित कर रहा है। ये छोटे,
जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट क्लस्टर पर संचालित हो सकते हैं और बड़ी आबादी को कम लाभ। कल हमने अगर कल का आपने देखा होगा तो आप समझ रहे होंगे कि स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं उसके आधार पर भारत चीजें बना रहा है ताकि बड़ी आबादी को कम लागत में चीजें हम प्रदान कर सके और विशिष्ट समाधान खोज सके किसी समस्या का। वर्तमान में लगभग 95 एआई कार्यबल छोटे मॉडल्स द्वारा संभाले जाते हैं। ये आंकड़ा हमने कल भी देखा था। कॉर्पोरेट आवश्यकताओं के लिए 50 बिलियन पैरामीटर वाला फॉर्मेट और पैरामीटर्स पर्याप्त है। स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में अगेन बता रहा हूँ, कल वाला न्यूज देखिएगा, बहुत डिटेल से डिस्कस किया गया। तो 5 परतों वाले 2 परत हमने बात करी। अब सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर लेयर। तो अब सेमीकंडक्टर के मामले में भारत अभी आत्मनिर्भर नहीं, हम अन्य देशों से खरीदते हैं। तो भारत अब स्वदेशी रूप से विकास करने का प्रयास कर रहा है कि सेमीकंडक्टर की निर्भरता कम किया जाए विदेशों पर। तो कस्टम सिलिकॉन विकास पर भारत ध्यान दे रहा है। भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण में महारत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत ने 2030 तक 28 नैनोमीटर से 7 नैनोमीटर और 2032 तक 3 नैनोमीटर की रेंज के सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण का लक्ष्य है। मतलब ये चिप हमें बनानी है बहुत नैनोमीटर वाली, है ना। ये चिप इलेक्ट्रिकल वाहनों, अब चिप जो है ये हर चीज में यूज होती है। वर्तमान में आप ईवी यूज कर रहे हो, कोई भी सेंसर्स वाली चीज, फोन हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, रेलवे, सब में चिप्स यूज हो रही है ना। तो सेमीकंडक्टर वाले चीज पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, ऐसा बात चल रही है। एआई अवसंरचना की अगर हम लोग बात करें कि एआई के क्षेत्र में अवसंरचना निर्माण कैसे हो रहा है, तो लगभग 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एआई अवसंरचना निवेश की पुष्टि हो चुकी है। मतलब भारत में लगभग 70 बिलियन डॉलर का निवेश किया जाएगा एआई के क्षेत्र में अवसंरचना के निर्माण के लिए, और इसे लागू किया जा रहा है चरणबद्ध तरीके से। अगला क्या है, ऊर्जा, जो हमने 5वीं लेयर की बात करी थी। भारत अपने अब जो एआई के लिए अवसंरचना बन रही है या फिर एआई का जो विकास हो रहा है, बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं सारे के सारे, तो अब उनसे क्या होता है, वो बिजली से चलते सारे के सारे, और ऊर्जा का फुटप्रिंट भी निकलता है, एक तरह से कार्बन प्रदूषण भी होता है। तो जो फुटप्रिंट है उसको सशक्त रूप से संचालित करने के लिए भारत क्या कर रहा है कि वो जो डाटा सेंटर्स चल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हरित ऊर्जा के माध्यम से संचालित किया जाए ताकि उनका कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम रहे। जैसे कि भारत ने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है शांति, इसके बारे में बहुत डिटेल में किसी न्यूज में डिस्कस हुआ है कि भारत ने शांति जो विधेयक है, अधिनियम जो है, उसके माध्यम से भारत ये प्रयास कर रहा है कि जो परमाणु ऊर्जा का जो क्षेत्र है वो निजी क्षेत्र के लिए खोला जाए, ताकि अब परमाणु ऊर्जा एक तरह से मानी जाती है कि प्रदूषण कम करती है। तो हम कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो डेटा सेंटर्स हैं एआई के क्षेत्र के, वो ऐसी ऊर्जा से चले जो कि प्रदूषण कम से कम फैले। और इसके हमने एग्जाम्पल शांति का दे सकते हैं कि इसमें हम निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, परमाणु ऊर्जा, ठीक है। इसमें ये 5 चरण वाली रणनीति यही थी भारत की। और स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स का है, हमने कल बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, ये फैक्ट भी कल आया था, तो एक बार कल वाली न्यूज भी आप थोड़ा सा रिकैप कर लीजिएगा। अब हम अन्य सुर्खियों की बात करते हैं, क्या क्या है। पहली अन्य सुर्खियों में अटल पेंशन योजना बहुत पहले शुरू की गई थी, तो 2030-31 तक इसको जारी रखने की बात की गई है। और इसको शुरू क्या किया था 2015 में। अब ये किया गया था कि जो ऐसे लोग जिनके पास सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, खासकर जैसे गरीब वर्ग हो गया, कमजोर वर्ग हो गया और असंगठित क्षेत्र के कामगार, उनके ऐसा होता है कि जब तक रोजगार मिल रहा है फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, तो उनको एक तरह से रोजगार, और रोजगार की तो नहीं, परंतु अगर उनका रोजगार नहीं रहा तो उनके पास कम से कम कुछ मिनिमम पैसा होना चाहिए, तो उसके लिए शुरू किया गया था। पात्रता क्या थी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 से 40 वर्ष की उम्र के बीच में उसकी आयु हो, और इनकम टैक्स नहीं देता। अगर इनकम टैक्स दे रहा हो तो फिर भी वो खुद ही कर सकता है सामाजिक सुरक्षा, तो इनकम टैक्स नहीं दे रहा हो। योजना का प्रकार क्या है, सेंटर सेक्टर स्कीम है, यानी कि भारत सरकार पूरा इसका पैसा रहती है। योजना की विशेषता क्या है, पेंशन की गारंटी मिलती है अगर 60 साल हो गए। अब जैसे 18 से 40 के बीच में आप इसको कर लीजिए, 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलती है, और पेंशन की राशि जो होती है वो आपके योगदान के आधार पर 1000 से लेकर 5000 रुपये प्रति माह हो सकती है, जैसा आप योगदान करेंगे ना। और पेंशन जो है वो अंशदान के आधार पर मिलती है, अगर आप 500 रुपये दे रहे तो आपको उस हिसाब से पेंशन मिलेगी, और 1000 दे रहे तो उस हिसाब से मिलेगी, ठीक है। इसीलिए ये लिमिट रखिएगी 1000 से 5000। तो पुरानी योजना है, पर देख लीजिएगा थोड़ा सा काम किया। अगला क्या, सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी पुरानी योजना है, इसको 11 साल पूरे हो चुके हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार के द्वारा 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक योजना शुरू की गई थी कि हमें बेटियों को बचाना है। मतलब भारत में उस टाइम पे सेक्स रेशियो जो है 2015-14 के आसपास कम था, तो कि बेटियां जो है उनको बचाना है और फिर उनको पढ़ाना भी है। तो एक उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना बनाई गई थी ताकि बालिका को कल्याण सुनिश्चित किया सके और उनकी पढ़ाई और भविष्य के लिए बचत को बढ़ावा दिया सके। तो इसकी विशेषता क्या है कि अगर जो बालिका है, अगर उसकी उम्र 10 वर्ष हो गई तो ये सुकन्या समृद्धि एक तरह से योजना के तहत उसका खाता खोला जा सकता है,
और एक बालिका के नाम पर एक खाता खोला जाएगा। ऐसा नहीं कि 3-4 खाते आप खोल लिए। और अधिकतम परिवार में 2 अगर बच्चे हैं, 2 बालिकाएँ, 2 गर्ल्स हैं, तो आप 2 खाते खोल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खोल सकते। हर साल जो है वो पेरेंट्स ₹250 से लेके 1.5 लाख रुपए तक उस खाते में जमा करा सकते हैं, है ना? उसपे सरकार कुछ रिटर्न देती है। जमा राशि 15 वर्षों तक रखनी जरूरी है। और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जब बालिका 18 वर्ष तक होने तक 18 वर्ष की होगी तब तक उसको जो उसके पेरेंट्स होंगे, अभिभावक होंगे, वो उस खाते का संचालन करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, वो खुद कर सकती है। और खाता 21 साल के होने पर मैच्योर होता है, मतलब जब गर्ल हो 21 साल की हो तब मैच्योर होता है। और 18 वर्ष होने के बाद अगर वो पढ़ाई के लिए 50% के आसपास धनराशि जो है इस खाते से निकाली जा सकती है। तो ये भी पुरानी योजना है, काफी आने के चांसेस कम रहते हैं, परंतु ठीक है, न्यूज में तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। अब क्या है, सिडबी, ये बहुत पुरानी बात है, 1990 के आसपास ये बनाया गया था। तो केंद्र सरकार ने सिडबी को 5,000 करोड़ की इक्विटी सहायता देने की मंजूरी कि सिडबी को पैसा दिया जाएगा। तो स्थापना 1990 में हुई थी, एक्ट के माध्यम से हुई थी, है ना? और भूमिका क्या है, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग यानी कि एमएसएमई क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। हमारे एमएसएमई क्षेत्र जो है जनरली उस टाइम पे वित्तीय संस्थान हुआ करते थे बड़े वाले, वो नहीं दिया करते थे उनको पैसा। तो एक डेडिकेटेड एक तरह से सिडबी बनाया गया ताकि एमएसएमई सेक्टर को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। यह बैंक एमएसएमई के प्रसार के लिए वित्त पोषण और विकास का कार्य करता है, उनको तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। अन्य कार्य क्या है, सेबी से एमएसएमई से जुड़ी कई सरकारी योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी ये कार्य करते हैं। तो मेन ये इतना सा है, बाकी इसमें कुछ खास काम का नहीं कि एमएसएमई सेक्टर को फाइनेंशियल एड देने के लिए, और 1990 में इसको बनाया गया था। अगला है C-295 परिवहन विमान। तो देखिए, भारत का पहला मेड इन इंडिया C-295 विमान सितंबर 2026 से पहले तैयार हो जाएगा। और यह विमान वडोदरा में स्थित एयरबस टाटा फाइनल असेंबली लाइन में बनाया गया। टाटा और जो एयरबस है उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हुआ, उन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित करी वडोदरा में, और वहां पे ये विमान बढ़ रहा है। तो ये विमान क्या है, मध्यम दूरी का परिवहन विमान है। खाने पीने की चीजें सेना वेना के लिए ले आ सकते हैं इसमें। 2 इंजन होते हैं और एक टर्बो प्रॉप सामरिक परिवहन विमान, मतलब सेना के लिए जो भी सामान होते हैं ना, गोला बारूद हथियार ले जाना है, वो इससे ले जाया जाता है ना। एक अत्याधुनिक सामरिक विमान है, यह लगातार 11 घंटे तक उड़ सकता है और इसमें रनवे से उड़ान भरने और उतरने की क्षमता है। ठीक है, रनवे से उड़ सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल जो आप किसी इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठे होंगे, दिल्ली का जो आईजीआई है या कहीं पे जो रनवे होता है उस पर भी ये काम कर सकता है। डेडिकेट जरूरी नहीं है कि सेना वाले पे ही उतरे, है ना? तो ध्यान रखिएगा ये क्या है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वाईफाई के बारे में केंद्र सरकार ने हाई स्पीड 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए एक हिस्से को बिना लाइसेंस के उपयोग की अनुमति दी है। कदम तेजी से वाईफाई सेवा को बढ़ा। वाईफाई क्या है, इसमें 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। वाईफाई क्या है, आज के जमाने में मुझे लगता है कि कोई नहीं जानता होगा वाईफाई क्या है। बिना केबल के इंटरनेट से आप जुड़ते हैं इससे, है ना? रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण। इसमें जो वाईफाई से डाटा ट्रांसफर होता है वो रेडियो तरंगों के माध्यम से होता है। यह कार्य तय फ्रीक्वेंसी बैंड के आधार पर करता है। दूसरी ओर एक लाईफाई होता है, लाइट फिडिलिटी, जो लाइट प्रकाश का उपयोग करता है, और लाईफाई की जो गति है वो वाईफाई से ज्यादा होती है। तो वाईफाई में एक चीज ध्यान रखिएगा, रेडियो तरंगें उपयोग हो रही है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। और लाईफाई में प्रकाश तरंगें उपयोग होती है। लचीला है, भरोसेमंद है, इंटरनेट कनेक्शन देता है, तेरी इंटरनेट। वाईफाई के बारे में आपको सब कुछ पता होगा, मुझे नहीं लग रहा आपको बताना होगा ना। लंबाडा जनजाति, तो उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर तेलंगाना में लंबाडा समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने से जुड़ा पुराने विवाद पर सुनवाई था। मतलब कुछ सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा कि उनको जनजाति का दर्जा देना है कि नहीं देना है। तो इन्हें सुगाली या बंजारा भी कहते हैं। बंजारा लोग आपने देखे होंगे, गड़िया लुहार जो होते हैं, जो घूमते रहते हैं, कुछ टाइम इस गांव में रहेंगे, फिर कुछ टाइम किसी और में रहेंगे, उस तरह के। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में सूचीबद्ध अनुसूचित जनजाति समुदाय है, और इनकी उत्पत्ति माना जाता है कि राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से हुई। ये राजस्थान के बंजारा लोग जो है वो राजस्थान के काफी फेमस है ना, वहां से आए हैं, और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रहते हैं। पारंपरिक पेशा क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान इन्हें अर्ध घुमंतु जीवन और माल ढोने का पारंपरिक काम छोड़ना पड़ा। मतलब कुछ और धीरे धीरे काम करके माल ढोने का पहले ही काम करता था। बंजारा समुदाय जनरली यही करता था कि अपनी इनकी जो गाड़ियां हुआ करती थी उस पर सामान ले जाया करता था, है ना। भाषा गोर बोली या फिर लंबाडी भाषा बोलते हैं ये लोग, है ना। वेशभूषा क्या है, वेशभूषा अलग और अनोखी होती है, ये तो कोई अलग बात नहीं है ना, जनजातियों की होती है। कढ़ाई जो होती है उनके कार्य में कुशल है, और पारंपरिक संगीतकार को डप्पन कहते हैं इसमें। मेन आप ध्यान रखिए कि कहाँ ये जनजाति है
और खास इसमें याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि नॉर्मल चीजें हैं तो सब जनजाति की अलग अलग विशेषताएं होती है। एक जिला एक उत्पाद, कल भी हमने बात करी था कि रेलवे मिनिस्ट्री ने शुरू किया है, नहीं वो था एक जिला एक स्टेशन एक उत्पाद, ये अलग है, एक जिला एक उत्पाद, एक जिले का उत्पाद ना। तो एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत जीआई टैग प्राप्त कलाड़ी व्यंजन, एक रेसिपी है, खाने की कोई चीज है, जीआई टैग प्राप्त है, तो उसके बारे में बात है कि उसको बढ़ावा दिया जाएगा एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत। तो किस जिले में ये? जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में। और डोगरा समुदाय जो है जम्मू कश्मीर में, उसका पारंपरिक व्यंजन है, वो लोग खाते हैं इसको ना। क्या होता है ये, एक बार गूगल कर लेंगे तो पता लग जाएगा, फोटो देख लीजिएगा इसकी। पनीर जैसी कोई गाढ़ी चीज होती है, इसे इसकी अपनी चर्बी से हल्का तलकर बनाया जाता है, परोसने से पहले इसमें नमक मिलाया जाता है ना। इसे गरम गरम बने स्लाइस के साथ खाया जाता है। ठीक है भाई, आप देख लीजिएगा एक बार कैसे खाते हैं। तैयार करने की विधि आमतौर पर कच्चे फुल फेट दूध से बनाया जाता है और दूध जमने के लिए मट्ठे के पानी का उपयोग। तो पनीर वैसे ही बनाया जाता है ना, दूध में मट्ठा डाल के ऐसा कुछ करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, डोगरा समुदाय का है और जम्मू कश्मीर का है ना। बाकी ये तो नॉर्मल चीज होगी, एक बार फोटो देख लीजिएगा क्या है तो पता लग जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। तो ये पुरस्कार हाल ही में 2025 का मोजाम्बिक की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है ग्रासा माचेल को प्रदान किया गया। तो क्या है ये पुरस्कार और कब दिया जाता है? 1985 में बनाया गया था, इसको शुरुआत की गई थी और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है और प्रत्येक वर्ष किसी व्यक्ति को भी दे सकते हैं और किसी संस्था को भी दे सकते हैं, है ना। तो ये पुरस्कार किसी भी देश के नागरिक को दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि भारत के दो, किसी भी निर्जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी मिल सकता, आपको भी मिल सकता है भविष्य में। तो किसके लिए दिया जाएगा? अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति और निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास किया तो मिल सकता है, विभिन्न नस्लों के बीच में समानता लाने के लिए बात की तो उनको मिल सकता है, देशों के बीच सद्भाव और मित्रता बढ़ाने के लिए मिल सकता है, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को देना चाहे तो दे सकती है भारत सरकार, है ना। आर्थिक सहयोग अगर मजबूत करने के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दिया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान और आधुनिक ज्ञान को का उपयोग पूरी मानवता के कल्याण के लिए उसको लिया जा सकता है। और एक और जो लिखा है कि मानवीय भावना को समृद्ध करने के लिए, है ना। तो विभिन्न क्षेत्रों में इसको दिया सकता है और 1985 में शुरू किया था इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा और हाल ही में जो 2025 को दिया वो मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा माचेल को दिया गया। ठीक है, अब एक हमारे व्यक्तित्व है जो सुर्खियों में, जिनका नाम है रासबिहारी बोस। हाल ही में इनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, वर्धमान जिले में, और फ्रांस की क्रांति पर इनका काफी ज्यादा प्रभाव था। मुख्य योगदान की बात करें तो युगांतर क्रांतिकारी जो संगठन था जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में काम करता था, उसके मेंबर थे। और इस संगठन का जो नेतृत्व है वो कौन करते थे? मोतीलाल राय। और क्या है, इन्होंने पंजाब, संयुक्त प्रांत जो कि वर्तमान में आपका उत्तर प्रदेश है, और बंगाल के क्रांतिकारियों के बीच मजबूत कड़ी का काम किया, इन दोनों को जोड़ने का, है ना। ये महत्वपूर्ण है। दिल्ली षड्यंत्र केस में लॉर्ड हॉर्डिंग के ऊपर जो बम फेंका गया था उसमें ये मुख्य कार्यकर्ता थे, परंतु ये फिर जब धरपकड़ शुरू हुई तो वहां से भाग निकले थे ना। 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की इन्होंने स्थापना करी थी। गदर आंदोलन जो कि नॉर्थ अमेरिका में चल रहा था, है ना, उनसे भी ये जुड़े हुए थे। और इसी के ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछा था उस टाइम पे, इनडायरेक्टली से ये पूछा था कि गदर आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन से नेता जुड़े हुए थे। जनरली हमने लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, इन सब के बारे में तो पढ़ते ही हैं, परंतु ये भी जुड़े हुए थे उससे ना। आजाद हिंद फौज के गठन जो होता है, जिनका नेतृत्व बाद में सुभाष चंद्र बोस ने किया, तो उसके गठन में भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जापान की सरकार ने ना ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, एक द्वितीय श्रेणी का सम्मान होता है, मतलब उसकी द्वितीय श्रेणी होती होगी, उसे सम्मानित किया। तो महत्वपूर्ण काम है ये, अगर आपको कुछ याद रखना है तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी ना, एग्जाम के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है कि दिल्ली षड्यंत्र केस में लॉर्ड हॉर्डिंग को बम फेंका था तो उससे संबंधित थे, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी थी और आजाद हिंद फौज से संबंधित थे, गदर आंदोलन से संबंधित थे, युगांतर समिति जो आंदोलन था उसके सक्रिय सदस्य थे, और ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन इसको मिला। अब इनसे मूल्य जो है वो जितने भी स्वतंत्रता सेनानी से मूल्य सीखे जा सकते हैं, देशभक्ति, नेतृत्व क्षमता, साहस, लगन, सारी चीजें, है ना। सारे जितने भी बड़े लोग उनसे तो हम सब चीज सीख ही सकते हैं, सारे की सारी। ओके, तो आज आपकी 22 जनवरी की जितनी भी महत्वपूर्ण न्यूज़ थी उनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा करी, और उम्मीद है ये सेशन आपकी आने वाली एग्जाम की तैयारी के लिए लाभदायक होगा। ऐसे ही अन्य और सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए विजन आइज के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।